जय हिंद। मैं हूँ सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे अरस्तू के क्रांति से संबंधित विचार और अरस्तू के न्याय से संबंधित विचार। तो अरस्तू ने क्रांति के बारे में कहा अरस्तू ने कहा कि एक शासन प्रणाली का दूसरी शासन प्रणाली में परिवर्तन ही क्रांति है। जैसे राजतंत्र का निरंकुश तंत्र में बदल जाना। उसने शासन के 6 रूप बताए। यह संविधान जो शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया वो 6 प्रकार से किया। तो उसके बारे में हमने पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो उसने जैसे 6 शासन प्रणालियाँ बताई: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक तंत्र, और इनके विकृत रूप भी बताए। जैसे राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र, और जो कुलीन तंत्र है इसका विकृत रूप गुटतंत्र, और जो पॉलिटी है इसका विकृत रूप डेमोक्रेसी। ये कहा। तो अब जैसे मोनार्की से टायरेनी या राजतंत्र से निरंकुश तंत्र में सत्ता परिवर्तन हो जाए तो इसका अर्थ होगा क्रांति, यानी एक शासन प्रणाली से दूसरी शासन प्रणाली में परिवर्तन ही क्रांति है। और उसने क्रांति का मूल कारण बताया समानता की आकांक्षा। अब समानता की आकांक्षा, तो फिर समानता कितने प्रकार की है? तो उसने समानता का 2 रूपों में समानता की व्याख्या की। एक निरपेक्ष समानता और दूसरी जो समानता है आनुपातिक समानता। तो निरपेक्ष समानता का मतलब है सबको एक समान बना देना। निरपेक्ष समानता का मतलब है सबको एक समान बना देना, या अंकगणितीय समानता। अंकगणितीय समानता भी इसको कहते हैं। अब निरपेक्ष समानता और सबको एक समान बना देना, ये मांग कौन करेगा? अब उसने कहा समाज में 3 वर्ग होते हैं। एक जो अमीर लोग होते हैं, उच्च वर्ग कह लो, दूसरा मध्यम वर्ग जो ना ज़्यादा पैसे वाला ना कम पैसे वाला, और एक होता है जो है गरीब या निम्न वर्ग। 3 प्रकार के वर्गों की बात की। तो जो निरपेक्ष समानता है उसकी मांग करेंगे गरीब लोग, क्योंकि स्वाभाविक रूप से गरीब लोग चाहेंगे कि सभी व्यक्ति समान हो जाएं। समाज के जो धनिक लोग हैं उन सबको समान कर दिया जाए। अमीर उनकी संपत्ति को लेकर गरीबों में बांट दिया जाए और सबको एक लेवल एक जैसा कर दिया जाए। ऐसी समानता, और ऐसी समानता की आकांक्षा ही क्रांति का कारण बनती है। दूसरे हैं आनुपातिक समानता। आनुपातिक समानता का मतलब है कि जिसका समाज में जितना ज़्यादा योगदान है उसको उतना ज़्यादा मिले, समाज से उसको उतने ज़्यादा पद मिले, उसको उतने ज़्यादा लाभ मिले। यह है आनुपातिक समानता। अब आनुपातिक समानता की मांग कौन सा वर्ग करेगा? तो आनुपातिक समानता की मांग तो स्वाभाविक रूप से अमीर लोग करेंगे, क्योंकि वो ये दावा करेंगे कि समाज में हमारा योगदान ज़्यादा है, इसलिए हमारे लिए पद और सुविधाएं ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए, ये कहेंगे। और वो कहेंगे कि परंतु उसने ये बात कही तो ये क्रांति का कारण बनेगा समानता की आकांक्षा। समानता 2 प्रकार की हो गई, निरपेक्ष समानता और आनुपातिक समानता। अब इसमें दोनों ही बात हो गई कि गरीब लोग भी कहेंगे कि हम अमीरों के खिलाफ क्रांति करेंगे, और अमीर लोगों को भी गरीबों के से विरोधाभास रहेगा। लेकिन जब अरस्तू कहता है कि मध्य वर्ग तंत्र को सबसे सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन कहकर वो पुकारता है। क्यों? क्योंकि जो वो शासन होगा उसमें मध्यम वर्ग के लोग शासन करेंगे, जिनके पास दोनों प्रकार के गुण होंगे। जो कैसे गुण होंगे उनके पास? जो अमीर लोगों की संपत्ति और बुद्धिमत्ता के गुण होंगे जो उच्च वर्ग में होते हैं, और निम्न वर्ग का जो गुण है, जो स्वतंत्रता की उनकी आकांक्षा है, वो गुण उनमें होंगे। तो वो शासन जो होगा वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा स्थायी शासन होगा। राजतंत्र की तुलना में, कुलीन तंत्र की तुलना में वो ज़्यादा स्थायी शासन होगा, और उसमें क्रांति की संभावनाएं भी तुलनात्मक रूप से कम होंगी, इसलिए उसे सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन कहकर पुकारता है। तो ये तो बात हुई समानता की आकांक्षा, और समानता की आकांक्षा ही क्रांति का मूल कारण बनती है। और क्रांति के अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण कौन कौन थे? जैसे परिस्थितिजन्य कारण हो गए ये, और दूसरा है अनेक अलग अलग शासन प्रणालियों में अलग अलग कारण भी अरस्तू ने क्रांतियों के बताए। तो परिस्थितिजन्य कारण पे हम चर्चा करते हैं। परिस्थितिजन्य कारण क्या होंगे? परिस्थितिजन्य कारणों में
जैसे शासकों की भ्रष्टता तथा लाभ की लालसा, शासकों में सम्मान की लालसा और इसके अंतर्गत अयोग्य व्यक्ति को अगर सम्मानित कर दे तब क्या हो जाएगा, तब भी असंतोष बढ़ेगा। तो क्रांति का कारण क्या बनेगा, शासकों की भ्रष्टता तथा लाभ की लालसा और अयोग्य को सम्मानित करना और योग्य को अपमानित करना। शासन करने वाले व्यक्ति अयोग्य हो जाएं तब भी क्रांति होगी। और घृणा के कारण भी क्रांतियाँ होती हैं, क्योंकि धनिक तंत्र में जनता शासकों से घृणा करती है, घृणा के कारण। और समाज में गरीब व धनी वर्गों में असंतुलन भी क्रांति का मूल कारण बनता है। क्या, असंतुलन धनी और गरीब में, ये सामान्य और अन्य कारण हैं। और राज्य के द्वारा किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना भी क्रांति का कारण बनता है। अब उसने आगे कहा कि कुछ विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के कुछ विशेष कारण बनते हैं। जैसे राजतंत्र में पारिवारिक कलह क्रांति का कारण बनता है, और लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति का उदय हो जाना, लोकप्रिय रूप में उदय हो जाना क्रांति का कारण बन जाता है। और जो कुलीन तंत्र है उसमें जो क्या है कि जो धन का दुरुपयोग क्रांति का कारण बन जाता है। तो आइए हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, विशेष शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशेष कारण हैं। प्रजातंत्र में क्रांतियों के कारण, प्रजातंत्र में क्रांति का कारण जब होगा कि जब एक लोकप्रिय नेता आम जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए और व्यक्तियों के साथ अत्याचार करे, तो धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार करे तो वो क्रांति का कारण होगा। और ये लोकप्रिय नेता समुचित शक्तियों को जब खुद प्राप्त कर ले तो भी वो क्रांति का कारण होगा। तो ध्यान रखेंगे कि लोकतंत्र में क्रांति का कारण क्या है, किसी लोकप्रिय नेता का उदय, और वो जब उसका उदय हो जाता है तो वो जनता को भड़का भी सकता है और वो धनी व्यक्तियों को अत्याचार भी कर सकता है, और हो सकता है वो समूची शक्तियों को अपने हाथ में प्राप्त कर ले। धनिक तंत्र में क्रांति का क्या कारण है? धनिक तंत्र में क्रांति का कारण है शासन तंत्र के आपसी झगड़े व गुटबंदी द्वारा, जिसमें जनता से अन्याय भी। इसमें दो कारण बनते हैं, कौन कौन से? शासन तंत्र के आपसी झगड़े, धनिक तंत्र में आपसी झगड़े, आपसी गुटबंदी होती है तो वो क्रांति का कारण बनती है। और इसमें जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण बनता है, क्योंकि ये जो शासन प्रणाली है इसमें शासक अपने स्वार्थों के आगे जनता की अवहेलना कर देते, तो क्रांति का कारण होता है। कुलीन तंत्र में जो क्रांति का मूल कारण है वो है शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या। कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या है। और राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति का मूल कारण क्या है कि शासक वर्गों के आपसी मतभेद और किसी जन आंदोलन में नेता के द्वारा शासन के विरुद्ध भावनाएं भड़काना और शासक का आलसी हो जाना, ये कब है? राजतंत्र में। और क्रांति को रोकने के उपायों पर भी वो चर्चा करता है। कौन कौन से हैं क्रांति को रोकने के उपाय? क्रांति को रोकने के उपाय, क्रांति को रोकने के उपाय जैसे कि जनता अपने कानून के पालन और उसके प्रति सम्मान, जनता क्या करे? कानून का पालन और उसके प्रति सम्मान की भावना हो। शासकों का जनता से व्यवहार कैसा हो? अच्छा। समाज में विषमता का अभाव हो और एक व्यक्ति और वर्ग की आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना करे, यानी कोई भी व्यक्ति हो या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना करे। और सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा ना हड़पी जाए। और शिक्षा पद्धति ऐसी हो कि व्यक्तियों में सद्गुण का विकास हो। और एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की संभावना बहुत कम होती है।
और क्रांति का मूल कारण समाज में पाई जाने वाली विषमता है। क्या है? समाज में पाई जाने वाली विषमता। और अरस्तु ने क्रांति का मूल कारण ही विषमता को बताया, बाकी तो सब गुण है। और क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। और ये समानता कहाँ संभव है? ये पॉलिटी या मध्य वर्गीय तंत्र के शासन में संभव है। अब जो ये समानता की आकांक्षा है, धनी और गरीब में अलग अलग होती है। कैसे होती है? मैंने बताया कि जो धनी है वो क्या चाहेगा? आनुपातिक समानता। और जो गरीब है वो क्या चाहेगा? निरपेक्ष समानता। हाँ, अब निष्कर्ष देखते हैं अरस्तु क्या कहता है। अरस्तु के अनुसार क्रांति निरंतर होती रहती है और क्रांतियों का मूल लक्ष्य समानता की प्राप्ति है। क्या है? समानता की प्राप्ति। इसलिए इसने व्यावहारिक रूप में संवैधानिक शासन, मध्य वर्ग तंत्र या पॉलिटी का समर्थन किया, जो तुलनात्मक रूप में स्थायी होता है और तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया, ताकि समाज में पाई जाने वाली विषमता कम हो। तो हमने ये पढ़ा अरस्तु के बारे में, अरस्तु की न्याय, और ये तो हो गया अरस्तु का क्रांति से संबंधित विचार। अब हम पढ़ेंगे अरस्तु के न्याय का विचार। तो अरस्तु के न्याय का विचार क्या है? देखिए, अरस्तु के पूर्ववर्ती प्लेटो ने भी न्याय को नैतिक रूप में देखा। वहाँ उनके न्याय में ना कोई विधि है ना कोई दंड है। उनका न्याय नैतिक अवधारणा है। उसका मतलब है सामंजस्य और संतुलन। सामंजस्य और संतुलन कहाँ पर? सामंजस्य और संतुलन व्यक्ति में, अपने आप में। सामंजस्य और संतुलन कहाँ पर? समाज के तीनों वर्गों में। तब वो समाज न्यायपूर्ण समाज होगा, तब वो व्यक्ति न्यायपूर्ण व्यक्ति होगा। वहाँ पर ना तो पुलिस की आवश्यकता, ना विधि की आवश्यकता, ना दंड की आवश्यकता। ये था प्लेटो का न्याय। और अरस्तु न्याय के रूप में क्या कहता है? अरस्तु का न्याय जो है वो दो रूपों में अरस्तु न्याय की परिभाषा देता है। एक तो तत्वात्मक रूप में। तथ्यात्मक रूप में तो सेम टू सेम, जैसे प्लेटो कहता है कि सदाचार या सद्गुणी जीवन न्याय है, नैतिक जीवन ही न्याय है, सामंजस्य और संतुलन न्याय है। कहने का मतलब मालिक लोग शासन करेंगे और दास उनकी सेवा करेंगे, ये न्याय है। तो तत्वात्मक रूप में न्याय का अर्थ, अरस्तु के लिए न्याय का अर्थ है सद्गुणी और नैतिक जीवन यापन करना। अब दूसरे रूप, विशेष रूप में वो न्याय को परिभाषित दो प्रकार से करता है। एक तो संशोधनात्मक या करेक्टिव जस्टिस, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या वितरणात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय का अर्थ है जैसे आज लीगल न्याय है। लीगल मतलब कानूनी न्याय की आज की अवधारणा, उस समय उसने संशोधनात्मक न्याय की अवधारणा दी। उसने जब विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की बात करी, तो उसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं। क्या? वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। तो संशोधनात्मक जो न्याय होगा उसके मायने होंगे संशोधनात्मक न्याय। कहने का मतलब जो कानून का उल्लंघन करे उसे दंड दिया जाए। और वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि समाज में जिसका जितना योगदान है उसको उतने लाभ मिले, उतने पद मिले, उतनी सेवाओं में उसका हिस्सेदारी हो। ये वितरणात्मक न्याय है। तो अरस्तु का न्याय की ये अवधारणा है। तो अरस्तु के न्याय के बारे में आओ विस्तार से पढ़ लेते हैं। अरस्तु के न्याय की परिभाषा दो प्रकार से है, व्यापक अर्थों में और विशेष अर्थों में। व्यापक अर्थ या तत्वात्मक अर्थों में। व्यापक अर्थ में है सदाचार का पर्यायवाची उसका न्याय, नैतिक सद्गुणी होना। और विशेष अर्थों में उसे दो भागों में विभाजित किया है, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का अर्थ है समाज में पदों व सेवाओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में योगदान के अनुपात में निर्धारित होना चाहिए। इसे आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति को उसके योगदान के अनुपात में वस्तुएं प्राप्त होंगी। और संशोधनात्मक न्याय का अर्थ है कि
विधि की अवज्ञा करने वाले को दंडित करना ही न्याय है। ये है संशोधनात्मक न्याय। अब इसके न्याय सिद्धांत की विशेषताओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। न्याय के सिद्धांत की विशेषताएं, इनके अनुसार सद्गुणी जीवन और मित्रतापूर्ण जीवन और न्यायपूर्ण जीवन एक दूसरे के पर्याय हैं। अरस्तु ने राज्य व समाज को आंगिक मानते हुए समाज में संतुलन व सामंजस्य हेतु न्याय पर बल दिया। ये मूलतः आंतरिक रूप में होता है, आंतरिक रूप में या तत्वात्मक रूप में, जिसे अरस्तु ने सोद्देश्यात्मक पद्धति द्वारा भी समझाया। इसके अनुसार वस्तु का पूर्ण प्राकृतिक विकास एक निश्चित उद्देश्य के कारण होता है। वस्तु का विकास क्यों होता है? कोई भी वस्तु निरुद्देश्य नहीं होती और किसी भी वस्तु का विकास एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, एवं राज्य का जीवन भी एक उद्देश्य है। अरस्तु के अनुसार न्याय मित्रता से उत्पन्न होता है। अरस्तु ये भी कहता है कि न्याय मित्रता से उत्पन्न होता है और मित्रता से प्रसन्नता प्राप्त होती है। अरस्तु ने तत्वात्मक न्याय की मान्यता प्लेटो के समान है। जो उसका व्यापक न्याय की अवधारणा है, जो उसकी तत्वात्मक न्याय की अवधारणा है, वो प्लेटो के समान है। अरस्तु के अनुसार कार्यों में सद्गुणी होना ही न्याय है। अतः तत्वात्मक रूप में न्याय भलाई व सदाचार का ही एक रूप है। और अरस्तु की विशेष न्याय की धारणा विधि की मान्यता पर आधारित है, इसलिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। फिर भी इसकी आलोचना की जा सकती है क्योंकि ये अपने आप में विरोधाभासी है। विरोधाभास है। बारकर के अनुसार अरस्तु ने स्वाधीनता का अभिप्राय अधीनता के रूप में वर्णित कर दिया और समानता को विषमता के रूप में स्वीकार किया कि जब ये आनुपातिक की बात करता है तो हम आज अगर आनुपातिक न्याय की, आनुपातिक समानता की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको समाज में ज़्यादा हिस्सा मिले। लेकिन अरस्तु ये कहता है कि जो समाज में ज़्यादा योगदान करते हैं उनको ज़्यादा योगदान मिले, ज़्यादा समाज के लाभ मिलें, ज़्यादा सेवाएं पद मिले। तो ये थे अरस्तु के क्रांति और न्याय पर विचार। धन्यवाद। और मैं आपको इसका PDF भी शेयर कर दूंगा।